हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री और इसमें देखेंगे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें आज का टॉपिक क्या रहने वाला है मेरे दोस्त? तो आज का टॉपिक रहने वाला है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद हो गया रासायनिक परिवर्तन, अभिकारक और प्रतिफल। उसके बाद रासायनिक समीकरण और इसके प्रकार क्या होता है। और उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने टॉपिक को देखने वाले हैं। एक एक करके हम लोग पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है भौतिक परिवर्तन, है ना। तो एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले देखा जाएगा आज भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, तो आपका टॉपिक होना चाहिए क्या मेरे दोस्त? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। देखिएगा भौतिक परिवर्तन होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने का कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपका रहेगा जल का वाष्प बनना। जल का वाष्प बनना, जल का वाष्प बनना। एग्जाम्पल देखिएगा, जल का वाष्प बनना। आपके पास मान लिया जाए क्या है, पानी है। क्या है मेरे दोस्त? पानी है। ये आपका पानी है ना। और अगर पानी को आप गर्म कीजिएगा, पानी को क्या कीजिएगा, पानी को आप गर्म कीजिएगा, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो पानी जो है किस में चेंज होगा मेरे दोस्त? वाष्प में। किस में चेंज होगा? वाष्प में। तो पानी जो है वाष्प बन गया, यानी कि वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। और फिर यही वाष्प को अगर आप ठंडा कर दीजिएगा, यही वाष्प को आप क्या कीजिएगा, ठंडा, तो फिर से किस में चेंज हो जाएगा? पानी में। पानी में। तो ये देखिएगा, जल का वाष्प बनना हो गया, जल को हम गर्म कर रहे हैं, वाष्प बन गया, और वाष्प से फिर हम पानी बना ले रहे हैं, यानी कि पहले वाला चीज हम फिर से बना रहे हैं। या ऐसा करते हैं, जल से हम, आपके पास जल है, ये आपके पास पानी है। क्या है मेरे दोस्त? पानी। और इसको हम अगर ठंडा करते हैं, पानी को क्या करेंगे? ठंडा। और पानी को अगर ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? ये आपके पास बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ। और बर्फ को फिर गर्म कर देते हैं, आप क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, है ना। तो देखिएगा पहले वाला चीज फिर से हम तैयार कर लिए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक आध को और समझा जाए। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मान लिया जाए आपके पास मोमबत्ती है। दूसरा का एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त? आपके पास मोमबत्ती है ना। आपके पास मोमबत्ती है और मोमबत्ती आपका मान लिया जाए जल रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? मोमबत्ती। और ये रखा हुआ है, जल नहीं रहा, ये आपका बत्ती है। ये वाला बत्ती है, जल नहीं रहा है, रखा हुआ है। और ये मान लिया जाए रखा है, तो ये पिघल गया, है ना। पिघल गया, पिघल जाएगा, तो पिघलने के बाद फिर से ऐसा बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। तो इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है मेरे दोस्त? वैसा परिवर्तन, वैसा चेंजिंग जिसमें हम लोग फिर से कुछ देर बाद पुनः वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या बोलना है? भौतिक परिवर्तन। फिर से सुना जाए, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ कुछ देर बाद फिर से अपनी पूर्व अवस्था में, पहले वाला अवस्था में आ सकता है, तो उसको बोलना है भौतिक परिवर्तन। लिखिएगा इसका डेफिनेशन, यही आपसे पूछा जाएगा आने वाले 10th का एग्जाम में। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ थोड़ा समय बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहलाता है ना। तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ थोड़ा समय के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, क्या लिखना है मेरे दोस्त? एग्जाम्पल में जो पूछा जाएगा वही एग्जाम्पल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, है ना। तो एग्जाम्पल में लिखिएगा, बर्फ या बर्फ से पानी का वाष्प बनना। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, पानी का वाष्प बनना।
दूसरा आपसे पूछता है मोमबत्ती का पिघलना पिघलना। और अभी देखिएगा तो अभी आपका लाइट बढ़ रहा है ना। और इससे पहले क्या, जैसे में देखिए अभी लाइट बढ़ रहा है, हमने इसको कर दिया बंद तो बंद हो गया, लाइट बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर बंद कर दिए फिर बढ़ रहा है, यानी कि इसको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो बल्ब का जलना भी कैसा है, चेंजिंग, तो भौतिक चेंजिंग है। तो तीसरा लिख लीजिए, बल्ब का जलना, है ना, ETC। तो भौतिक परिवर्तन में क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पानी का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है, तो आप बोलिएगा कैसा परिवर्तन है मेरे दोस्त, वाष्प भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें थोड़ा और भी क्या याद रखने वाली चीज है, तो इसमें लिखिएगा, इसमें पदार्थ के रंग हो गया या उसका गुण हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के रंग में, गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे इसका अगर द्रव्यमान, मान लीजिए पानी आप 100 ग्राम लेते हैं और इसका आप बर्फ बना लेते हैं, है ना, गर्म की ठंडा कीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा। तो ये वाला 100 ग्राम पानी और बर्फ को भी तोलिएगा तो 100 ग्राम रहेगा, है ना। यानी कि इसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसके द्रव्यमान ETC में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्त, रासायनिक परिवर्तन। तो अगला टॉपिक आपका होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन, है ना। रासायनिक परिवर्तन, मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगला टॉपिक आपका होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन। तो बनाइएगा टॉपिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आपके पास मान लिया जाए ये आपके पास मोमबत्ती है, हो सकता है ये आपको कलर नहीं दिख रहा हो इसलिए इसका यूज हम नहीं करेंगे, है ना। ये आपके पास मोमबत्ती है, क्या है मेरे दोस्त, मोमबत्ती। ये आपके पास मोमबत्ती है, क्या है मेरे दोस्त, मोमबत्ती, है ना। और ये मोमबत्ती को अगर जलाइएगा तो छोटा होते जाएगा धीरे धीरे। मान लिया जाए मोमबत्ती को जलाने के बाद इतना हो गया, ठीक है। ये मोमबत्ती को जलाने के बाद इतना हो गया। अब बताइए कि जलाने के बाद जो छोटा होगा उससे ये वाला बनाया जा सकता है क्या, तो नहीं बनाया जा सकता। तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। मान लिया जाए छोटा सा बच्चा है ना, केस भी बना देते हैं भाई साहब का, और ये खाना वाना खाएगा, धीरे धीरे समय बीतेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। ये आपका बड़ा हो गया। अब बताइए ये छोटा सा बच्चा बड़ा हो चुका है, अब बड़ा से इसको छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलना है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें थोड़ा समय बाद क्या, कभी भी पदार्थ को फिर से पुनः पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। पूर्व अवस्था में यानी कि पहले वाला अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। फिर से सुना जाए, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ कुछ समय बाद पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, उसको कौन सा परिवर्तन बोलना है, तो रासायनिक परिवर्तन। एक आध को और एग्जाम्पल देखा जाए, तीसरा का एग्जाम्पल देख लो। आपके पास मान लिया जाए लोहा है, क्या है मेरे दोस्त, लोहा, और इसमें लग गया आपके पास जंग। लोहा में क्या लग चुका है, जंग। तो लोहा में जंग लगने के बाद फिर से पहले वाला जैसा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। इसलिए लोहा में जंग लगना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। मान लिया जाए आपके पास कोई पेड़ होगा और पेड़ का में पत्ता होगा, पत्ता कैसा होगा, हरा होगा, और अगर हरा पत्ता सूख गया, है ना, तो सूखने के बाद फिर से हरा बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता। तो वो भी कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आपके पास मान लिया जाए दूध है ना,
और दूध से क्या बना दिए मेरे दोस्त, दही बना दिए। दूध से आप बना चुके हैं दही, लेकिन दही से दूध बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का डेफिनेशन लिखिएगा। रासायनिक परिवर्तन का डेफिनेशन, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। है ना। एग्जाम्पल के तौर पर पहला, मोमबत्ती का जलना, याद रखिएगा। मोमबत्ती का यहाँ जलना भौतिक परिवर्तन में था। मोमबत्ती का पिघलना, अगर पिघलना रहेगा तो भौतिक परिवर्तन, जलना रहेगा तो रासायनिक परिवर्तन। दूसरा आपका लोहा में जंग लगना। तीसरा हो जाएगा लोहा में जंग लगना, हो गया। उसके बाद दूध का दही बनना। उसके बाद आप शरीर में वृद्धि लिख सकते हैं या पाचन क्रिया लिख सकते हैं। पाचन क्रिया, है ना। मान लिया जाए आपने चावल खाया और ये आपके शरीर में जाके पच गया, है ना, डाइजेस्ट हो गया। छोटा छोटा कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, उसका डाइजेस्ट होगा, तो फिर से इसको आप चावल नहीं बना सकते। तो पाचन क्रिया भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आशा है क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या देखना है, और क्लास को नोट करते चलिएगा। इसके बाद आपको देखना है कि इसमें पदार्थ के द्रव्यमान में चेंजिंग हो जा सकता है। तो इसमें पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि वजन उसको कीजिएगा तो कुछ अलग आ जाएगा चेंजिंग होने के बाद। उसके बाद देखिएगा उसका कलर में भी चेंजिंग हो जाएगा, कलर में भी चेंजिंग होगा, जिसको रंग बोलते हैं हिंदी में। तो देखिएगा अगर लोहा में जंग लग जाए तो उसका कुछ अलग कलर हो जाता है, जंग लगने से पहले कुछ अलग कलर रहता है, तो उसके रंग में भी चेंजिंग होगा, और भी इसके जो गुण होगा उसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो इसमें पदार्थ के द्रव्यमान, रंग और गुण ETC में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्लियर हो गया होगा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आंखों में क्वेश्चन हो जानी चाहिए, ऐसी मुझे आशा है। तो आगे हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखने वाले हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है मेरे दोस्त, तो अभिकारक के बारे में जाना जाए। अभिकारक इंग्लिश में क्या बोलना है, रिएक्टेंट, है ना। तो अभिकारक क्या होता है थोड़ा सा समझाया है। मान लिया जाए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है मेरे दोस्त, तो मान लिया जाए आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अगर क्रिया करेगा तो ये बनाता है मेरे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों चीज आपस में मिला होगा तभी तो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुआ होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, देखो तो रासायनिक अभिक्रिया होने में कौन कौन सा भाग लिया है, तो कार्बन भाग लिया है और ऑक्सीजन भाग लिया है, और ये दोनों भाग लिया है, उसके बाद ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो जो चीज भाग लेता है इसी को बोलना है अभिकारक। इसी को क्या बोलना है, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे में मान लिया जाए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मिलके बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। जैसे में मान लिया जाए आपके पास
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलके बना लेगा H2O। तो कैसा होगा, यहाँ पे 4 लगा H2 हो जाएगा, तो 4 लगा दिए H2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, तो ये संतुलित करना आगे सिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल जान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भाग ले रहा है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका अभिकारक हो गया। तो अगला टॉपिक अभिकारक बना लीजिए, और इसका डिफिनीशन अगर लिखना हो तो डिफिनीशन लिखिएगा। डिफिनीशन लिखा जाए कि ब्लैक से लिख देते हैं डिफिनीशन, कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या हिस्सा लेने वाले भी बोल सकते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलना है, अभिकारक कहा जाता है ना, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे ये दोनों क्या है मेरे दोस्त, ये दोनों आपका अभिकारक है। अभिकारक कौन कौन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इसके बाद अभिकारक जब क्लियर हो गया होगा तो हम लोग अगला पढ़ेंगे प्रतिफल। क्या पढ़ने वाले हैं अगला, प्रतिफल। तो अगला टॉपिक हो जाए प्रतिफल। यूं भी तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। प्रतिफल, इसका दूसरा नाम है उत्पाद। क्या नाम है मेरे दोस्त, उत्पाद। तो प्रतिफल या उत्पाद के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा अभी हम लोग क्या पढ़े, अभिकारक, उसमें क्या था, कार्बन था और ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलके क्या बना दिया मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग बना लिए हैं, है ना, ये आपके शरीर में भी बनता है, हम जो लेते हैं उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, और जो छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना। तो देखिएगा ये दोनों को क्या बोल रहे थे हम लोग, अभिकारक। जो हिस्सा ले रहा था उसको अभिकारक बोलते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया है ना में हिस्सा लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थ को तो अभिकारक बोलते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद जो नया चीज बन गया, नया चीज यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलना है इसको, प्रतिफल या उत्पाद। तो प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के हो जाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं। तो अगला टॉपिक प्रतिफल में लिखा जाए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलना है मेरे दोस्त, प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाए, कार्बन को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलना है, अभिकारक। इसको क्या बोलना है, अभिकारक। लेकिन ये दोनों के भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बन गया इसको क्या बोलना है, प्रतिफल। एक आध को और देखो दूसर का, मान लिया जाए सोडियम ले लिए और क्लोरीन ले लिए, ये दोनों को मिलाने से बन गया सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये दोनों तो भाग ले रहा है इसलिए इसको बोलना है अभिकारक, और ये दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बन गया सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं साधारण नमक, इसको क्या बोलना है, प्रतिफल। क्या बोलना है इसको, प्रतिफल। तो आशा है कि अभिकारक और प्रतिफल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण, जो कि VPI रहेगा। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जान लिया जाए।
अगला टॉपिक आपका रासायनिक समीकरण। तो टॉपिक बना लिया जाए रासायनिक समीकरण। क्या बनेगा मेरे दोस्त? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है मेरे दोस्त? रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे बताया जाए, कोई भी आदमी बता सकते हैं क्या? सुनिएगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है, जैसे में मान लिया जाए अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला रहे थे, बना रहा था क्या? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये भी नहीं जानना है तो ऐसा समझे कि सोडियम हमने ले लिया, ये सोडियम क्या है मेरे दोस्त? तत्व है। और क्लोरीन ले लिया, सोडियम और क्या ले लिए? क्लोरीन। और तीनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन के अभिक्रिया के फलस्वरूप बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। ये दोनों को बोलना है हुआ अभिकारक, और इधर जो है उसको प्रतिफल। तो अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो यह जो अभिक्रिया हुआ इसको अगर हम संकेत के रूप में लिख दें, इसके संकेत के रूप में लिख दें तो उसको बोलना है रासायनिक समीकरण। सोडियम का संकेत होता है Na। क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्लोरीन का संकेत होता है Cl, और सोडियम क्लोराइड का संकेत होता है NaCl, है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है और प्रतिफल है ना, अभिकारक और प्रतिफल को संकेत के रूप में अगर लिख दिया जाता है, संकेत के रूप में निरूपित कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। फिर से सुना जाए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल को संकेत के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, लिखा जाए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को संकेत के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और जो प्रतिफल होगा उसको अगर आप संकेत के रूप में लिख देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर एक आध दो लिख लिया जाए, आपसे ये वाला बहुत डेफिनेशन पूछ सकता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कार्बन जोड़ ऑक्सीजन, कार्बन जोड़ ऑक्सीजन मिलके बना लिया कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बना लिया मेरे दोस्त? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब हुआ, अगर इसको हम कार्बन जोड़ ऑक्सीजन लिख दिए और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये जो आया इसको क्या बोलना है मेरे दोस्त? इसी को बोलना है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बाद एक आध दो और एग्जांपल देखो। दूसरा देख लो मेरे दोस्त, सोडियम जोड़ क्लोरीन, ये दोनों मिलके बनाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अब हुआ, इसको अगर संकेत के रूप में लिख देते हैं, जैसे में ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, दोनों मिलके बना लिया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड आया NS और जो Cl NaCl,
इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। आशा है क्लास समझ में आ रहा होगा, एकदम ऑफलाइन की तरफ पढ़ाया जा रहा है ना। तो रासायनिक समीकरण भी क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो रासायनिक समीकरण के बाद हम लोग जानेंगे इसके प्रकार, है ना। तो ये सब आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम में यानी कि जो 2023 में एग्जाम होगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए हम इस बार ऑफलाइन में क्रैश कोर्स न ज्वाइन करके ऑनलाइन में सोचें कि क्रैश कोर्स कराया जाए। चलिए इसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार देखा जाएगा। चलिए अगला टॉपिक बनाया जाए रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। देखिएगा तो रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्त? दो भागों में। पहला आपका होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या है मेरे दोस्त? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका एक और नाम है कंकाली समीकरण। आपसे एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है? कंकाली समीकरण के नाम से। ठीक है, तो हम लोग पहले संतुलित के बारे में जानेंगे, उसके बाद असंतुलित के बारे में जानेंगे। तो ये वाला नोट कर लिए। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगला टॉपिक। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब क्या होने वाला है? अब होगा क्रांति। क्या होगा? तो आपके पास कार्बन है, क्या है उसके बाद? ऑक्सीजन है, उसके बाद इधर क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखिएगा इसमें तत्व कौन सा ले रहा है। तो इनमें तत्व देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है। अभिकारक क्या होते हैं मेरे दोस्त? तो इनमें अभिकारक को हम लिख रहे हैं। अभिकारक में परमाणु की संख्या, ठीक है, और इन्हें हम प्रतिफल में लिखेंगे। आशा इधर दिख रहा होगा, प्रतिफल में परमाणु की संख्या। देखिएगा एक तरफ हम तत्व लिखे, एक तरफ हम अभिकारक में परमाणु की संख्या और प्रतिफल में परमाणु की संख्या। तो इन्हें तत्व है कार्बन। अभिकारक में देखिएगा तो कार्बन कय गो मेरे दोस्त? एक गो, तो एक लिख दिए। ऑक्सीजन कय गो मेरे दोस्त? दो गो, तो दो गो लिख दिए। और आते हैं प्रतिफल में मेरे दोस्त, इन्हें वाला को प्रतिफल बोलते हैं। कार्बन कय गो मेरे दोस्त? एक गो, तो एक लिख दिए। प्रतिफल में ऑक्सीजन कय गो मेरे दोस्त? दो गो, तो दो लिख दिए। तो देखिएगा कि ये वाला जो समीकरण है, इसमें समीकरण के दोनों ओर, है ना, तत्व के परमाणुओं की संख्या सेम सेम, यहाँ एक इधरो एक, यहाँ दो इधरो दो, है ना। तो इसको बोलना है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक आध गो और देखिए, एक आध गो और देखिए मेरे दोस्त, तभी तो आएगा मजा ना। और देखिएगा तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन मिलके बनाया H2O। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है? तो हाइड्रोजन भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। अब देखिएगा हाइड्रोजन इसमें कै गो? तो चार गो। कै गो? यहाँ एक और चार में एक से गुना करेंगे तो चार आएगा। तो अभिकारक में चार गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कै गो? ऑक्सीजन मेरे दोस्त दो गो। अब चलिए इधर आते हैं प्रतिफल में। प्रतिफल में आइएगा तो यहाँ दो गो और यहाँ दो गो, गुना कीजिएगा तो दो दूना चार गो हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ दो गुना एक कितना हो गया? दो, तो दो हो गया। इसमें भी देखिएगा तो समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो इसको बोलना है संतुलित रासायनिक समीकरण। आशा है समझ में आ रहा होगा। तो लिखिएगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या सेम सेम हो, है ना, तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण।
डिफिनीशन लिखा जाए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। एग्जाम्पल में लिखो, कार्बन जोड़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन पानी बन गया। इसके बाद सोडियम जोड़ क्लोरीन NaCl बन गया। तो इस समय देखिएगा समीकरण के दोनों ओर उपस्थित जो तत्व है उसमें परमाणुओं की संख्या सेम है। तो इसको कौन सा समीकरण बोलना है मेरे दोस्त? संतुलित रासायनिक समीकरण। आशा है क्लास एकदम सुपर लग रहा होगा, है ना। चलिए, तो संतुलित जब हो गया तो असंतुलित को कल्ला छोड़ दें, तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो संतुलित के बाद हम लोग आने वाले हैं असंतुलित पर। आशा इसको आप नोट कर लिए होंगे। इसको अब हम मिटाने जा रहे हैं। तो संतुलित हुआ कंप्लीट, मेन खेला होगा मेरे दोस्त असंतुलित पर। और यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछा जाना तय है। या तो अगर इसका डेफिनेशन पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो आपको असंतुलित दे देगा और बोलेगा कि इसको संतुलित करके बताइए, है ना। तो इसका डेफिनेशन हम आज दे देते हैं और कल जो है अगला क्लास में, है ना, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछ ले असंतुलित को संतुलित करने वाला उसको बता देंगे।